बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 74 मुलाहिज़ा फरमाएं। 2 दिन गुजर गए। शहर में ना सिर्फ सुकून था बल्कि उसकी रौनक में भी इजाफा हो गया था। चियांग राई की तरफ से गैर मुल्की सियाहों की आमद फिर शुरू हो गई। चियांग साइन आने वाले गैर मुल्की सियाहों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी गोल्डन ट्राई एंगल ही से थी। यहाँ आने वाला हर वो शख्स बदनामे जमाना खित्ता देखना चाहता था जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा हीरोइन तैयार होती थी और पूरी दुनिया को यहाँ से ये जहर सप्लाई किया जाता था। ऐसे इलाकों की मईशत का दारो मदार इस सियाहत पर था जिस इलाके में कोई गैर मामूली दिलचस्पी ना हो सियाह उधर का रुख नहीं करते। इसलिए 2 दिन बंद रखने के बाद गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जाने वाली सड़क भी खोल दी गई। तीसरे दिन शाम को रंगसन के घर वाले नंबर पर फोन किया तो एक दिलचस्प इतला मेरी मुंतजिर थी। लाइन हस्बे मामूल सोनिया ही ने मिलाई थी। सिर्फ 2 जुमलों के तबादले के बाद मैंने उससे रसीवर ले लिया। यस रंगसन, मैंने कहा, कोई पेशरफ्त हुई या नहीं? तुम्हारे लिए एक अहम इतला है लेकिन मैं फोन पर बात नहीं कर सकती। रंगसन ने कहा, तुम 1 घंटे बाद मुझे म्यूजियम के पिछले गेट के करीब मिलो, मैं तफसील से तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। म्यूजियम का गेट? मैंने कहा, इस वक्त 7 बजे है और म्यूजियम में लोगों की आमदोरफ्त 6 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है। रंगसन ने मेरी बात काट दी। आज वैसे भी पीर का दिन है, पीर और मंगल को म्यूजियम बंद रहता है। इस वक्त 7 बजे है। म्यूजियम के अकबी सड़क पर सन्नाटा होगा। मैं तुम्हें गेट के करीब ही मिलूंगी। कोई चाल तो नहीं चल रही? मैंने पूछा। मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं 1 घंटे तक वहां पहुंच जाऊंगी, रंगसन ने कहा और उसके साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रख दिया और थाई वगैरह की तरफ देखने लगा। वांगडीन इस वक्त मौजूद नहीं था। हमने आपस में मशवरा किया और मिलाकर मैंने और रंगोली ने वहां जाने का फैसला कर लिया। हम 7:45 बजे काटी से निकले। रंगोली कार ड्राइव करते हुए मुझे उस म्यूजियम के बारे में बता रही थी जिसमें 11वीं और 12वीं सदी के चियांग साइन बादशाह दौर के नवादरात के अलावा बुद्ध के करीम तारीखी मुजस्मे भी रखे हुए थे। म्यूजियम की अगली सड़क पर सन्नाटा था। उस सड़क की एक तरफ म्यूजियम और दूसरी तरफ पार्क था जो इस वक्त सुनसान पड़ा था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी उस सड़क पर से गुजर जाती। रंगोली ने गाड़ी गेट से दूर ही रोक ली। मैंने पिस्तौल जेब से निकाल लिया। चंद मिनट बाद ही म्यूजियम के गेट की तरफ से एक हेवला सा नजर आता हुआ दिखाई दिया। वो रंगसन थी। मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और फिर हम दोनों कार से उतर आए। रंगसन हमें लेकर पार्क में आ गई। हम एक बेंच पर बैठ गए। परसों रात वो मीटिंग होने वाली है। रंगसन ने मेरे बोलने का इंतजार किए बगैर का उसके लिए गोल्डन ट्राई एंगल रोड पर ही एक ऐसे काटी का इंतखाब किया है जो अरसे से खाली पड़ा है। चीफ ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उस काटी में जरूरी फर्नीचर और खाने पीने की एशिया पहुंचा दूं। ओह, मेरे लिए ये इतला वाकई बड़ी अहम थी। मीटिंग कब हो रही है और उनमें कौन कौन शरीक होगा? मैंने पूछा। बुध की रात यानी परसों रात को, रंगसन ने जवाब दिया। परसों शाम से पहले पहले मुझे तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेने हैं। कल तो मैं फर्नीचर वगैरह वहां पहुंचाऊंगी और खाने पीने की अशिया परसों दोपहर से पहले पहले पहुंचा दूंगी। वो चंद लम्हों को खामोशी फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, यहाँ से बता रहे थे दाखिला का सेक्रेटरी आंग सांग और एकी माई के अलावा पुलिस चीफ होगा, जबकि दूसरी तरफ से जनरल खोराट का खास आदमी सीन फोंग और उसके साथ 2 मुसल्ला मुहाफिज होंगे। दारा चीफ आंग किम और पैडू परसों दोपहर को वहां पहुंच जाएंगे ताकि उस इलाके का जायजा ले सकें। उनके साथ 2 आदमी और भी होंगे। इसका मतलब है कि तकरीबन 1 दर्जन आदमी होंगे और सब के सब इंतहाई खतरनाक। मैंने कहा, हाँ, और उनकी खिदमत के लिए 4-5 लड़कियां इसके अलावा होंगी। रंगसन ने कहा, वो लड़कियां कौन होंगी? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरे ज़हन में एक और ख्याल कुलबुलाने लगा। उनका इंतखाब भी मेरी जिम्मेदारी है लेकिन मैंने अभी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन जाहिर है वो लड़कियां, मैं समझ सकता हूँ कि वो किस किस्म की होंगी। मैंने उसकी बात काट दी। एक लड़की तुम हमारे ग्रुप की भी उस स्क्वाड में दाखिल कराओगी। क्या मतलब? रंगसन उछल पड़ी और गर्दन घुमाकर रंगोली की तरफ देखने लगी। ये नहीं, मैंने कहा, वो लड़की तुम देख चुकी हो, वही जो उस रोज वांग साई के साथ थी। बहुत हसीन और जवान है। उन लोगों को मायूसी नहीं होगी। अगर उन लोगों को शुबा हो गया तो मुझे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रंगसन ने कहा। उसका चेहरा धुआं हो गया। किसी को शुबा नहीं होगा। मैं कल शाम को उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसे अच्छी तरह देख लेना और उसे प्रोग्राम तय कर लेना। मैंने कहा, और मेरी बेटी कब वापस आएगी? रंगसन ने पूछा। इस मीटिंग के अगले रोज वो सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने बेंच से उठते हुए कहा, यह बात जहन में रखना, माइसा हर सूरत में तुम्हारी उस स्क्वाड में शामिल होनी चाहिए। हम रंगसन को बेंच पर बैठा छोड़कर पार्क से बाहर आ गए। माइसा को उन लड़कियों के स्क्वाड में शामिल करने का ख्याल अचानक ही मेरे जहन में आया था और अभी मुझे ना सिर्फ माइसा को उस पर आमादा करना था बल्कि थालूब से भी बात करनी थी। रंगसन ने ही बताया था कि दारा और उसके साथियों को बड़ी सख्ती से उनके काठी तक महदूद कर दिया गया था, इसलिए फिलहाल उनसे किसी किस्म के तसादुम का अंदेशा नहीं था। पुलिस सरदार थालूब की वजह से हम पर हाथ नहीं डाल सकती थी और मेरा ख्याल था कि वो लोग उस वक्त किसी ऐसे हंगामे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे जिससे उनका प्रोग्राम मुतासर हो। इसलिए हम आज़ादी से शहर में घूम फिर सकते थे। हमने एक रेस्टोरेंट में बैठकर फ्राई फिश खाई, काफी पी और थाई वगैरह के लिए भी फ्राई फिश पैक करवा ली। काटेज पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैं माइसा को लेकर लान में आ गया और मदम लहजे में उससे बातें करने लगा।
मैंने उस पर यह हकीकत भी वादे कर दी थी कि इसमें उसकी जान का भी खतरा है, अगर उन्हें शुबा हो गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। पहले तो वो हिचकिचाई, फिर उसने आमादगी जाहिर कर दी और उसके थोड़ी देर बाद मैं हाल के कोने में बैठा फोन पर सरदार थालूब से बातें कर रहा था। रात के 10 बजे थे। अगर ये चांद की इब्तदाई तारीखें थी, मगर आसमान पर गहरे बादलों की वजह से फजा इस कदर तारीख थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। हमारी तादाद 6 थी, मैं, सरदार थालूब, वांगडिन और मेरी साथी तीनों जाबाज खवातीन, यानी थाई, जानकी और रंगोली। सरदार थालूब का ख्याल था कि इस मुहिम पर 3-4 जंगजू कबाइलियों को भी साथ ले लिया जाए। उसने खवातीन के साथ जाने की मुखालफत की थी, लेकिन वो तीनों नहीं मानी, इसलिए कबाइलियों की बजाय उन तीनों ही को साथ लेना पड़ा था। वैसे कुछ कबाइली भी थे जिन्होंने दूर से काठी की तरफ आने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी। बाईसा की आमादगी के बाद हमने इस मंसूबे की तैयारी बड़ी तेजी से की थी। सरदार थालूब उस रात चांग राय चला गया, उसकी वापसी भी रात ही रात में हुई थी। वो कुछ ऐसी चीजें लेकर आया था जिनकी इस मुहिम में अशद जरूरत थी। बाईसा के लिए मखसूस तराश का एक लिबास, जिसके स्क्रिट की बेल्ट में लगे हुए 2 बटनों में बहुत छोटे लेकिन नाये ताकतवर डेक्टाफोन लगे हुए थे। एक डेक्टाफोन रंग संत को भी दे दिया गया, जो उसे उस कमरे में किसी जगह लगाना था जहां मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू उन तीनों का डेक्टाफोन के जरिए हमारे कार्डिंग में मौजूद टेप रिकॉर्डर्स पर अलग अलग रिकॉर्ड होनी थी। वहां एक ऐसी आदमी को बिठा दिया गया जो इस काम में खासी महारत रखता था। वांगडिन, सरदार थालूब और मेरे कानों पर भी हेडफोन्स लगे हुए थे। इस तरह हम भी वो गुफ्तगू सुन सकते थे। एक दूसरे से राब्ता रखने के लिए हम तीनों के पास वाकी टाकी भी मौजूद थे। हमारा साथ देकर सरदार थालूब ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। वह इस हकीकत से भी पूरी तरह वाकिफ था कि अगर हमारा मिशन नाकाम और उनकी साजिश कामयाब होगी तो उसका पूरा इलाका जेरे उताब आ जाएगा। लेकिन थालूब ने इस बात की परवाह नहीं की। वो मुहिब्बे वतन आदमी था और मुल्क की सलामती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार था। हम जानते थे कि हमारा मुकाबला बहुत ही खतरनाक दुश्मनों से था। उनकी तादाद भी हमसे ज्यादा थी, लेकिन मेरी तरह सरदार थालूब भी इस बात से मुत्तफिक था कि प्लानिंग दुरुस्त हो तो 3 आदमी भी उन्हें शिकस्त देने के लिए काफी थे। हम 9 बजे अपने काटे से रवाना हुए थे और तवील चक्कर काटते हुए उस काटे के नवा में पहुंच गए। कदे आदम झाड़ियां और पौधे हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हुए। हम सबके पास सब मशीन गन्नें थी। गोलियों से भरे हुए बेल्ट भी हमारे सीनों पर सजे हुए थे। इस एमुनेशन से हम रात भर उनका मुकाबला कर सकते थे। एक खास मुकाम पर पहुंचकर हम 3 पार्टियों में तकसीम हो गए। मेरे साथ थाई थी, रंगोली वांगडिन के साथ और जानकी सरदार थालूब के साथ। हम 3 इतराफ से काठी को घेरे में लेने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चौथी हमसे वो रास्ता था जो काठी से सड़क की तरफ चला गया था। उस तरफ सरदार थालूब के कबाइली मुहाफिज मौजूद थे। मैं और थाई बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। जरा सी बेहतियाती हमें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। हम एक जगह रुक गए। तकरीबन 100 गज आगे दरख्तों में रोशनी नजर आ रही थी। वो कॉटेज की कोई खिड़की थी। मैंने वाकी टाकी पर थालूब और वांगडिन से राब्ता किया। वो भी अपनी अपनी सम से इतने ही फासले पर पहुंच चुके थे। हम सब अपनी अपनी जगहों पर दम साधे पड़े रहे और फिर वो लम्हा भी आ गया जिसका हमें इंतजार था। मेरे कानों पर लगे हुए हेडफोन्स पर मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देने लगी। मैं उनमें से सिर्फ एक आवाज पहचान सका और वह आवाज वजारत दाखिला के सेक्रेटरी आंग सांग की थी। अगर मैंने पुलिस ऑफिस की मीटिंग में उसे बोलते हुए ना सुना होता तो इस वक्त उसकी आवाज ना पहचान सकता। चंद सेकंड बाद मैंने पुलिस चीफ की आवाज भी पहचान ली और फिर एकी माई की आवाज भी सुनाई दी। उनकी मीटिंग शुरू हो गई थी और जो बातें हो रही थी उन्हें सुनकर मैं कांप उठा। एक भारी आवाज गालिबन जनरल खोराट के नुमाइंदे सीन फों की थी। वो शहंशाह के खिलाफ साजिश में उन लोगों का साथ देने के लिए अपनी शराइत पेश कर रहा था। मैंने वाकी टाकी पर सरदार थालूब से राब्ता किया। ये बातें सुन रहे हो? मैंने कहा, सुन रहा हूं, लेकिन ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, सरदार थालूब ने कहा। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन हेडफोन पर सीन फोन की आवाज सुनकर चौंक गया। वो किसी को मुखातिब करते हुए कह रहा था, ए लड़की इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? माइसा। मेरा नाम माइसा है सर। ये दूसरी आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जिस्म के मुसाम पसीना उगलने लगे। मुझे ये समझने में देर न लगी कि सीन फुंग को माइसा पर शुबा हो गया था। वो माइसा से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, फिर किसी और को मुखातिब करते हुए उसकी तलाशी लेने का हुक्म दिया। चंद में खामोशी रही, फिर सीन फोंग की आवाज सुनाई दी, अपने कपड़े उतारो मिस माइसा। माइसा ने शायद कपड़े उतार दिए थे। वो डेक्टाफोन नाये ताकतवर थे। मेरे हेडफोन्स पर कपड़ों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। सीन फोंग कपड़ों को चेक कर रहा था। चंद मिनट बाद उसकी आवाज सुनाई दी, ये बटन तो बहुत खूबसूरत हैं और इनमें लगे हुए डेक्टाफोन तुम किसके लिए काम कर रही हो? मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। सीन फोंग ने गिनती शुरू कर दी और फिर 3 कहने के फौरन ही बाद फायर और माइसा की चीख सुनाई दी और उसके साथ ही सीन फोंग की आवाज भी सुनाई दी, जेंटलमैन आज की मीटिंग कैंसिल। हम 1-2 रोज बाद दोबारा किसी और जगह मुलाकात करेंगे। अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। थालूब, मैंने वाकी टाकी पर कहा, वो लोग जा रहे हैं, अटैक। थालूब की हुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, इनमें से किसी को बचकर नहीं जाना चाहिए।
मैंने थाई को इशारा किया, हम दोनों एक दूसरे से दूर हटकर बढ़ने लगे और फिर अचानक ही फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। मुझे शायद देख लिया गया था या झाड़ियों में हरकत महसूस करके गोली चला दी गई थी। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैं लूट लगाकर एक तरफ हट गया और उसके साथ ही फायर खोल दिया और फिर यूं लगा जैसे जहन्नुम का दहाना खुल गया हो। मेरे साथ ही चारों तरफ से फायरिंग करने लगे और कांटे से भी बड़ी शदीद फायरिंग होने लगी। थाई मुझसे फासले पर थी और मैं फायरिंग करता हुआ बहुत आगे निकल गया था। 1.5 घंटे तक दोनों तरफ से बड़ी शदीद फायरिंग होती रही। मुझे कुछ होश नहीं था कि जानकी कहाँ है और मेरे दूसरे साथी किस तरफ हैं। मैं फायरिंग करता हुआ कॉटेज के अकब में पहुंच चुका था। मैंने एक मुहाफिज को कमरे के दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा तो सब मशीन गन का रुख उसकी तरफ करके फायर खोल दिया। कई गोलियां उसकी पुश्त में पेवस्त हो गईं और वो लहराता हुआ ढेर हो गया। और फिर उसी लम्हे मुझे कांटे की बाईं तरफ से थाई की चीख सुनाई दी। मैं तेजी से उस तरफ दौड़ा, लेकिन ना तो मुझे थाई नजर आई और ना ही उसकी आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ से फायरिंग दम तोड़ने लगी और फिर खामोशी छा गई। मुझे वाकी टाकी पर सरदार थालूब की आवाज सुनाई दी और फिर हमने चारों तरफ से काटेज पर हल्ला बोल दिया। वो लोग फरार हो चुके थे, लेकिन कई लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी। 3 मुआवजों की लाशें थी, 3 लड़कियां जिनमें मायसा की लाश भी मौजूद थी। वो बिल्कुल बरहना थी और उसकी पेशानी में सुराख था। मुआविज की छिलनी लाश भी एक कमरे के दरवाजे में पड़ी थी। हर तरफ खून फैला हुआ था और गोलियों के लातादाद खोल बिखरे हुए थे। अगर आमने सामने से मुकाबला होता तो शायद उनकी जगह हमारी लाशें मौजूद होती, लेकिन हमें यह एडवांटेज हासिल था कि हमने काठी को घेरे में लेकर हमला किया था और वो लोग हमारी राइफलों की जद पर थे। मेरे तमाम साथी महफूज थे। अचानक मुझे थाई का ख्याल आ गया। वो उनमें मौजूद नहीं थी। मैंने उसकी चीख की आवाज सुनी थी। मैं थाई को आवाजें देता हुआ इधर उधर देखने लगा। थालू वगैरह भी उसे तलाश कर रहे थे। काठी से कुछ फासले पर पुलिस चीफ और रंगसन की लाशें भी पड़ी हुई थी। हमने दूर दूर तक देख लिया, लेकिन थाई का कोई सुराग नहीं मिला। अगर वो गोली लगने से जख्मी हो जाती या मर चुकी होती तो कहीं ना कहीं मिल जाती, लेकिन लगता था जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान ने उचक लिया हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी परेशानी थी कि बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे गुजर गए। सरदार थालूब का ख्याल था कि अब हमें वापस चलना चाहिए, सुबह आकर उसे तलाश किया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। हो सकता थाई जख्मी होकर किसी जगह बेहोश पड़ी हो। मैं उसकी हर सूरत तलाश करना चाहता था। 1 घंटा और गुजर गया। मैं इस वक्त काठी के दरवाजे के सामने ही था कि अंदर टेलीफोन की घंटी बजी। मेरा ख्याल था कि सीन फोंग या उन्हीं लोगों में से किसी के लिए फोन होगा। जानकी इस वक्त मेरे करीब खड़ी थी। मैंने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और अंदर जाकर फोन का रिसीवर उठा लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। मगर चंद सेकंड बाद ही रिसीवर पर दारा की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। वो कह रहा था, मुझे यकीन था कि तुम लोग अब तक वहीं मौजूद होगे। तुम जो कोई भी हो, अपनी सरामजादे लिटिल मास्टर से कह दो कि उसकी चहीती थाई इस वक्त मेरे कब्जे में है। जंगल में उसे तलाश करने का कोई फायदा नहीं। दारा तुम, मैं चीखा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ हीरो, दारा की आवाज सुनाई दी। तुम आज की बाजी जीत कर भी हार गए। तुम्हारी थाई मेरे कब्जे में है। अब तुम मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे। कैसी रही? दारा कह के लगा रहा था और उसकी आवाज पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों को चीरती हुई दिमाग में घुसी जा रही थी। रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया और मैं दम से एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी और आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मुझे इतनी तकलीफ महसूस हो रही थी कि मुझे अंदेशा था कि मेरे दिमाग की नसें न फट जाएं। फोन का रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया और मैं सर को दोनों हाथों में थामता हुआ करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। दारा के खौफनाक कहकों की आवाज अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सरदार थालू वगैरह इस वक्त भी बाहर ही खड़े बातें कर रहे थे। जानकी का रुख दूसरी तरफ था। उसने मुझे इस तरह सर पकड़कर बैठे देख लिया और वो दौड़ते हुए कमरे में दाखिल होकर मेरे करीब आ गई। क्या हुआ वजदान? किसका फोन था? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर झुंझोड़ दिया और फिर लपक कर फोन का रिसीवर पकड़ लिया जो स्टैंड से नीचे लटका हुआ था। शायद दूसरी तरफ से लाइन मुनक़ते हो चुकी थी। उसने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई। किसका फोन था वजदान? दारा। मैंने सर उठाते हुए जवाब दिया। थाई इस वक्त दारा के कब्जे में है। क्या? जानकी चीखी। जानकी इस जोर से चीखी थी कि बाहर खड़े हुए थालू वगैरह भी मुड़कर इस तरफ देखने लगे और फिर दूसरे हील में वो भी तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे में आ गए। क्या हुआ? तुम क्यों चीखी जानकी? सरदार थालू ने उसे घूरा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हें क्या हुआ वजदान? तबीयत तो ठीक है ना? वो लोग थाई को उठाकर ले गए हैं और थाई इस वक्त दारा जैसे दरिंदे के कब्जे में है, जानकी ने बताया। क्या? थालू उछल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला? हम तो उसे कुछ देर पहले फोन की घंटी बजी थी। इस मर्तबा जानकी के बजाय मैंने जवाब दिया। मैं समझा था कि सीन फोंग वगैरह में से किसी की कॉल होगी। मैंने रिसीवर उठाया और दारा की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था कि थाई उसके कब्जे में है और अब वो मुझे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। ओह, सरदार थालूब के मुंह से बेइख्तियार निकला। कहीं वो ब्लफ तो नहीं कर रहा? नहीं, वो इस मामले में ब्लफ नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया। हम थाई को दूर दूर तक तलाश कर चुके हैं। अगर वो जख्मी होकर कहीं बेहोश भी पड़ी होती तो अब तक उसे होश आ चुका होता। हमारी आवाज सुनकर जवाब जरूर देती। इसका मतलब है कि दारा झूठ नहीं बोल रहा।
यहाँ से भागते हुए थाई उनके हाथ लग गई होगी और अब वो थाई के जरिए हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। उसे थाई को छोड़ना होगा बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। तुम दारो को नहीं जानते, मैंने कहा। वो नायत बेजमीर और दुनिया का घटिया तरीन आदमी है, इंसान के रूप में भेड़िया। वो थाई को पहले भी नुकसान पहुंचा चुका है और अब भी किसी ऐसी हरकत से बाज नहीं आएगा। तुम फिक्र मत करो, सरदार थालूब ने कहा। अब अगर थाई को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं दारा का वो अशर करूंगा कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत करने के काबिल नहीं रहेगा। रंगोली और वांग डिन खामोशी से हमारी बातें सुनते रहे और फिर रंगोली ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़कर उठाया। अब यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, हमें वापस जाकर इत्मीनान और सुकून से कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। रंगोली ठीक कहती है मास्टर, सरदार थालूब ने कहा और आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे थाई से तुम्हारी जज्बाती वाबस्तगी का बहुत पहले अंदाजा हो गया था, लेकिन इस तरह मायूस होने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम एक बहादुर लड़के और बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाने का भी हौसला रखते हो। वैसे मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर थाई को कोई नुकसान पहुंचा तो दारा को पागल कुत्तों से नुचवा दूंगा। हम कमरे से बाहर आ गए और फिर अचानक वांग डिन की बात ने हम सबको चौंका दिया। पहले हमने जिस कॉटेज को आग लगाई थी उसमें गोला बारूद भरा हुआ था। हो सकता है इस कॉटेज के नीचे भी कोई तय खाना हो जिसमें वांग डिन की बात में खासा वजन था। हम एक बार फिर कॉटेज के अंदर आ गए और घूम फिर कर तलाशी लेने लगे। एक कमरे से 3 चाइनीज ऑटोमेटिक राइफलें और कई भरे हुए मैगजीन तो बरामद हुए, मगर किसी तय खाने का सुराग नहीं मिला। फर्श और दीवारों के एक एक इंच हिस्से को ठोक बजाकर देखा गया, मगर कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां तय खाने के रास्ते का शुबा होता। मजीद वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं था। हमने वापसी का फैसला कर लिया। तीनों चाइनीज राइफलों भरे हुए मैगजीन पर कब्जा कर लिया गया था। वापस जाते हुए मैं 22 साल की लाश के करीब रुक गया। गोली उसकी पेशानी पर मारी गई थी। उसका आधा चेहरा खून से तर था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि पेशानी के जख्म से बहने वाला खून एक आंख और आधे चेहरे पर फैल कर जम गया था। गर्दन और उसके नीचे भी फर्श पर खून जमा हुआ था जिसकी रंगत स्याह पड़ चुकी थी, जबकि बाकी आधा चेहरा बिल्कुल साफ था। उसकी एक आंख पूरी तरह खुली हुई थी। बेपनाह खौफ उसकी आंख में और चेहरे पर जैसे जम कर रह गए थे। वो बिल्कुल बरहना थी। उसका लिबास करीब ही फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने वो लिबास उठा लिया और उससे उसका जिस्म ढांप दिया। मुझे माइसा की मौत का बहुत अफसोस था। जब हम काटी से रवाना हुए तो सफेदा शहर नमूदार होने लगा और जब हम अपने काटे पहुंचे तो सूरज तलू हो चुका था। नरम रू धूप हर तरफ फैल रही थी। अब सब हाल कमरे में आ गए। हमने अगरचे रात जाग कर और बड़ी संगीन सूरत से दो चार होकर गुजारी थी, लेकिन थकन के आसार मुझे किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहे थे। जानकी और रंगोली पर मुझे ज्यादा हैरत थी। वो खवातीन थी और औरत को आम तौर पर सनफे नाजुक समझा जाता है और उसमें कोई शुबा भी नहीं कि मर्द के मुकाबले में औरत कहीं ज्यादा नाजुक अंदाम होती है और इससे कड़ी मेहनत और मुशक्कत की तवक्को नहीं रखी जा सकती। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी औरतें भी देखी थी जो मर्दों से ज्यादा मेहनत करती हैं और रंगोली, जानकी और थाई के हवाले से तजर्बा कुछ और कह रहा था। ये बड़ी सख्त जान और दलेर साबित हुई थी और अब तक तो उन्होंने बड़ी कड़ी से कड़ी सूरत हाल का मुकाबला बड़ी हौसला मंदी से किया था। दूसरी तरफ लुमा भी बहुत जिम्मेदार और फर्ज शनाज किस्म का आदमी साबित हुआ। ऐसे हर मौके पर वो ताड़ लिया करता था कि हमें किस चीज की जरूरत हो सकती है। इस वक्त भी उसने हमारी जरूरत का अंदाजा लगा लिया था और चंद मिनट बाद उसने गर्म गर्म काफी हमारे सामने रख दी। चाय या काफी इस वक्त हमारी अहम तरीन जरूरत थी और इसमें शुबा नहीं कि काफी बहुत खुश जायका और लजीज थी, लेकिन मेरा जहन थाई में उलझा हुआ था और मैं इस काफी से पूरी तरह लुत्फ अंदोज नहीं हो पा रहा था। लूमा, सरदार थालूब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जोजी कहाँ है, बुलाओ उसे। जोजी वांग डिन के क्वार्टर में है, मैं अभी उसे बुला लाता हूँ बास, लूमा कहते हुए बाहर निकल गया। जोजी वो वायरलेस ऑपरेटर था जिसे डेक्टाफोन पर होने वाली आवाजें रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 4 मिनट बाद ही जोजी आ गया। वो अधेड़ उम्र दुबला पतला सा आदमी था और उसकी आंखें सुर्ख थी। शायद उसे सोते हुए से जगा दिया गया था। उसके एक हाथ में टेप रिकॉर्डर था और दूसरे हाथ में ऑडियो केस्ट। तुमने कुछ काम भी किया या सो गए थे, सरदार थालूब ने उसे घूरा। उनकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है सरदार, जोजी ने जवाब दिया। जब उस लड़की के लिबास में डेक्टाफोन का राज फाश हो गया था और उसके बाद फायरिंग शुरू हुई थी तो रिकॉर्डिंग उसके बाद भी बहुत देर तक आन रही थी। उनके बाद तो सिर्फ फायरिंग और चीखने की आवाजें ही रिकॉर्ड होती रही हैं। मैं भी आपको टेप सुनाता हूँ। जोजी ने टेप रिकॉर्डर मेज पर रखकर उसका प्लग दीवार के सॉकेट में लगा दिया और केस लगाकर प्ले का बटन दबा दिया। चंद लम्हों तक सरसराहट की आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर रंगसंद की आवाज सुनाई दी। वो माइसा और गालिबन दूसरी लड़कियों को भी मुखातिब करते हुए उन्हें हदायत दे रही थी कि उन्हें मेहमानों को किस तरह खुश करना है। ये आम लोग नहीं है, रंगसंद कह रही थी, जो चंद बात पर तुम लोगों को टरखा देंगे। ये बहुत ही खास किस्म के लोग हैं, इसलिए तुम लोगों का इंतखाब भी खास तौर पर किया गया है। अगर वो लोग तुम्हारी खिदमत से खुश हो गए तो तुम सबकी किस्मत बदल जाएगी। उसके बाद खामोशी छा जाती। कभी मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देने लगती और बिलाकर वो गुफ्तगू भी सामने आ गई जिसका हमें इंतजार था। शीनफुंग, आंग सांग, एकीमाई, पुलिस चीफ और दूसरे लोगों की आवाजें साफ तौर पर पहचानी जा रही थी। उनकी गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि शहनशाह के खिलाफ साजिश तय पा चुकी है।
और हर शख्स इस साजिश की कामयाबी की सूरत में अपने हिस्से और मराद का तयन कर रहा था। अलबत्ता ये बात अभी तक सामने नहीं आई थी कि इस साजिश पर अमल कब और किस तरह किया जाएगा, क्योंकि इसी दौरान में डेक्टाफोन का राज खुल गया था और आगे गुफ्तगू खत्म हो गई थी और उसके कुछ ही देर बाद शदीद फायरिंग और चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। सरदार थालुब के इशारे पर जोजी ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। मेरा ख्याल इस साजिश को बेनकाब करने के लिए ये टेप काफी है। इसमें उन चंद बड़े लोगों के नाम भी आ गए हैं जो इस साजिश में शरीक है। हुकूमत उन्हें हिरासत में लेकर सब कुछ मालूम कर सकती है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मुल्क में अदालत इस टेप को तस्लीम करेगी या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल ये केस फौरी तौर पर तो अदालत में नहीं जाएगा। सरदार थालुब ने मेरी बात काटते हुए कहा, इसमें उन लोगों की अपनी आवाजें शामिल हैं जो इस साजिश के ताने बाने बुन रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। अदालत में केस जाना तो बहुत बाद की बात है और ये बात भी वसूख से नहीं कही जा सकती कि ये केस अदालत में जाएगा या साजिशों को फौरी तौर पर फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया जाएगा। तो फिर क्या ख्याल है? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। बात तो बिल्कुल साफ है, सरदार थालुब ने कहा। महाराज को फोन पर सूरत-ए-हाल से आगाह कर दो, ज्यादा ताखीर मुनासिब नहीं होगी। महाराज शहंशाह के कजन रत्ना को उनको बता देंगे, वो जो फैसला करेंगे उसी पर अमल किया जाएगा, यही मुनासिब होगा। मैंने जवाब दिया, ताखीर वाकई खतरनाक साबित हो सकती है, मैं भी महाराज को फोन करता हूँ। सरदार थालुब ने वांग डिन को इशारा किया कि फोन स्टैंड से उठाकर हमारे सामने सेंट्रल टेबल पर रख दिया जाए। वांग डिन ने आगे बढ़कर फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बाज उठी। उसने रिसीवर उठा ली और फिर फोन पर बात करते उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। वो कबायली जबान में बात कर रहा था, उसका एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन चेहरे के तासरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोई अहम खबर है। उसने अपने मुखातिब से कुछ कहा और फिर फोन उठाकर सेंट्रल टेबल पर रख दिया और कबायली जबान ही में कुछ कहते हुए रिसीवर सरदार थालुब की तरफ बढ़ा दिया। सरदार थालुब भी तकरीबन 5 मिनट तक बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरे एक आदमी का फोन था जिन्हें रात को उस काठी की नाकाबंदी पर लगा रखा था। उन्होंने एक औरत को जख्मी हालत में जंगल से पकड़ा है, लेकिन वो उसे यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि पुलिस उस इलाके में चारों तरफ फैल चुकी है। वो इस वक्त कहाँ है? मैंने पूछा। उस जख्मी औरत को तो वो वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर चंद घरों पर मुश्तमिल एक बस्ती में ले गए हैं और ये आदमी गोल्डन ट्राई एंगल रोड पर लगे हुए एक फोन बूथ से बात कर रहा था। उन्होंने मालूम नहीं किया कि वो औरत कौन है? मैंने पूछा। उन्होंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। अलबत्ता ये जरूर कहा है कि वो एक सरकारी ऑफिसर है। अगर उसे हिफाजत और राजदारी से शहर पहुंचा दिया जाए तो वो उन कबायलियों को मुंह मांगा इनाम देगी। एक ही माई मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक ही माई ही हो, सरदार थालुब ने कहा। रात को उस काठी में रंग संत भी मौजूद थी जो मारी गई। हो सकता है कोई और मुकामी ऑफिसर भी हो। उन 2 तवाइफों में से भी कोई हो सकती है जो रात को बच निकलने में कामयाब हो गई थी। हो सकता है कबायलियों पर रोब झाड़ने के लिए वो अपने आप को सरकारी ऑफिसर बता रही हो। बहरहाल मैं उस बस्ती में जा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सरदार, मैंने कहा। सरदार थालुब चलने में मेरी तरफ देखता रहा, फिर इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इससे पहले महाराज को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दो। मैंने फोन का रिसीवर उठाया और बैंक का कोड नंबर मिलाकर वार्ड ट्रीटमेंट का नंबर मिलाने लगा। कॉल रिसीव होने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन महाराज इस वक्त खानकाह में मौजूद नहीं थे। मैंने जिम्नाजियम का नंबर मिलाया, वहां भी ना तो महाराज थे और ना ही मास्टर हुसैन। मैंने रिसीवर रख दी और सरदार थालुब को सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगा। ठीक है, वापिस आकर फोन कर लेंगे। इसी दौरान में ये भी पता चल जाएगा कि पकड़ी जाने वाली वो औरत कौन है, थालुब ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी। सरदार थालुब ने वांग डिन को वहीं रुकने के लिए कह दिया था, लेकिन वो बाहर जीप तक हमारे साथ आया। उसने 2 ऑटोमेटिक राइफलें और 2 फादल मैगजीन जीप में रख दिए। मेरा ख्याल था कि हमें एक बार फिर गोल्डन ट्राई एंगल रोड की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन जीप उस तरफ जाने के बजाय दाईं तरफ मुड़ गई। उस तरफ गोल्डन ट्राई एंगल रोड पर इस वक्त पुलिस की भरमार होगी। सरदार थालुब ने मेरी बात काट दी। हमें पुलिस से कोई खतरा तो नहीं, लेकिन मैं उनकी नजरों में नहीं आना चाहता। ये रास्ता, उसने हाथ से इशारा करते हुए बताया, अगरचे खासा तवील है लेकिन महफूज है। इस तरफ अगर हमें कोई देख लेगा तो किसी किस्म का शुबा नहीं कर सकेगा। मैं खामोशी से सामने देखने लगा और फिर अचानक पुलिस सायरन और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनकर चौंक गया। ये आवाजें चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी।